हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू दिस ब्यूटीफुल सा लेक्चर ऑफ कार्बन क्लासेस। और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी को स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? अगर आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी को ध्यान से समझो, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज नथिंग बट इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from an isolated gaseous atom. ठीक है, ये वो एनर्जी है that is required to remove a loosely bounded electron from an isolated gaseous atom. अब समझो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें देने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? Why do we need to give this ionization enthalpy? अब अगर आप शेल डायग्राम को स्टडी करो, तो ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या? बाकी शेल्स होंगे। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लग रही है, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन की फोर्स है, दैट इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। ठीक है, एक नेट अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है, दैट इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। अब इसी जेड इफेक्टिव को ओवरकम करने के लिए हमें क्या है? हमें एक एनर्जी देनी पड़ती है जो इस इलेक्ट्रॉन के इस जेड इफेक्टिव वाली फोर्स को काउंटर करे, है ना? एक ऐसी फोर्स देनी है जो इस फोर्स को काउंटर करे ताकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से छूट सके। और ये एनर्जी क्या है? ये एनर्जी है आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी। ये एनर्जी क्या है? आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दोनों चीजें कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी is always positive. Ionization energy is always positive. That means we have to give energy from our side to remove this electron, है ना? मतलब रिएक्शन कैसी है? रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। आई बात समझ में? रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर, सो वी हैव टू गिव एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव दिस आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम the isolated gaseous atom cause an increase in the Z effective. This removal of electron from the isolated gaseous atom cause an increase in the Z effective, thereby decreasing the size of the atom. मतलब हो क्या रहा है कि अगर आप चेक करो कि ये पॉजिटिव चार्ज है ना? ये पॉजिटिव चार्ज है और इसको ये सराउंड करते हुए क्या है? शेल्स है। ये इलेक्ट्रॉन है। अब इनिशियली क्या हो रहा था? ये जेड इफेक्टिव इस पे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। जेड इफेक्टिव वाज अट्रैक्टिंग दिस इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हमने वैनिश किया, इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो जेड इफेक्टिव है, जो फोर्स है, वो कहां लग रही है? वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन में शेयर हो गई। मतलब कि
रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन में पहले से कुछ Z इफेक्टिव लग रहा था, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स में पहले से कुछ Z इफेक्टिव लग रहा था, है ना। Z इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स में पहले से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा था। अब क्या हुआ, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को हमने वैनिश किया, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को हमने इस पोजीशन से वैनिश किया, देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन हटा वैसे ही क्या हुआ, अब मोर Z इफेक्टिव किन पे लगने लगा? इन इलेक्ट्रॉन्स पे। मोर Z इफेक्टिव स्टार्टेड अप्लाइंग ऑन दिस इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, द साइज कॉन्ट्रैक्टेड या कम हो गया, ठीक है। द साइज कॉन्ट्रैक्टेड एंड removal of the next electron became difficult. The size contracted and removal of subsequent electron became difficult. अब सर इसका मतलब, अब जैसे ही हमने क्या किया, Z इफेक्टिव को इंक्रीज किया, Z इफेक्टिव इंक्रीज हो गया पहले इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे निकालना पड़े, सो आई नीड टू अप्लाई मोर अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आई नीड टू अप्लाई मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। आ रही है बात समझ में? मुझे अब ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को लगाने के लिए, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इंक्रीज हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इंक्रीज हो गया। आई बात समझ में? तो अगर मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट और आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट से, और उससे भी ज्यादा किसकी होगी? उससे भी ज्यादा होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड की। आई बात समझ में कि सब्सिक्वेंट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू क्या है? बढ़ती जाएगी। बेटा इसको नोट करिए, कुछ ट्रेंड्स और प्रॉपर्टीज आपको नेक्स्ट पार्ट पे बताता हूं। सो गाइस, अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब कौन कौन से फैक्टर है जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं? पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? Ionization enthalpy is inversely proportional to 1 upon size. Ionization enthalpy is inversely proportional to 1 upon size. यानी कि जितना बड़ा साइज होगा उतनी कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी या उतनी कम एनर्जी लगेगी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। ये बहुत लॉजिकल सी बात है, जितना ज्यादा साइज होगा उतनी कम एनर्जी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? उतना ही दूर होगा सेंटर से। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उतना ही दूर होगा सेंटर से। सो इलेक्ट्रॉन इज फार अवे, फार अवे होने से क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव क्या है? बहुत कम रहेगा। Z इफेक्टिव उस इलेक्ट्रॉन पे क्या रहेगा? कम। सो इजी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट बात करो बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं तुम्हारा जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, किसके प्रोपोर्शनल है? पेनिट्रेशन इफेक्ट के, ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट के।
So what is penetration effect? Penetration effect is nothing but dependency. Penetration effect is nothing but dependency to stay closer to the nucleus. So it is the dependency to stay closer to the nucleus. तो जितना ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट उतना ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी. जितनी ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. सो एक ऑर्डर देख लो, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन एस में, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में. नेक्स्ट चीज जो तुम्हारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर. आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के. ठीक है, ये चीज आपको अभी आगे पता लगेगी जब हम ट्रेंड्स करेंगे. सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. यानी कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है उतनी ज्यादा क्या लगेगी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी. आ रही है बात समझ में? फाइनल है आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव. जेड इफेक्टिव का क्या मतलब है? जेड इफेक्टिव यहां पर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. जेड इफेक्टिव है तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से क्या मतलब है बेटा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ये मतलब है कि जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा वो उसको पुल कर रहा होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उतनी पावर से पुल कर रहा होगा, तो उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन. उतनी क्या लगेगी? ज्यादा एनर्जी लगेगी टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन. अब कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात करते हैं. तो बेटा कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात करते हैं कि कैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी वेरी करती है. तो अगर आप जनरल एग्जांपल लो, ये क्या बेटा? अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप. ठीक है, अगर आप इधर से इधर जाओ, पीरियड के इधर जाओ, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है ना यहां से यहां जाने में. Z effective is increasing, that is ionization enthalpy delta IE increases. आई बात समझ में? along the period क्या होता है? Z effective increase हो रहा होता है. तो along the period अगर Z effective increase हो रहा है तो ionization enthalpy भी increase होगी. अब down the group की बात करें, so down the group new shell add होता है. ठीक है, न्यू शेल ऐड होता है, जिसकी वजह से क्या है? जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज करती है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. तभी आपने सुना होगा जो बेस्ट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में लगते हैं वो यहीं के इलेक्ट्रॉन लगते हैं, सबसे नीचे के. ठीक है, आ रही है बात समझ में? न्यू शेल ऐड होता है, तो क्या है? डेल्टा आई आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है. ये तो हुआ आपका जनरल ट्रेंड. क्या असलियत में भी यही ट्रेंड फॉलो होता है? ये तो क्या हुआ आपका बहुत जनरल सा ट्रेंड है, लेकिन क्या रियलिटी में यही ट्रेंड फॉलो होता है? चलो देखते हैं. अब अगर मैं आपके सामने पीरियड नंबर 3 की बात करूं या पीरियड नंबर 2 की बात कर लेते, 3 में चलते हैं फिर. ठीक, पीरियड नंबर पहले 2 की बात कर लेते. सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बोला गया है कि आपको पीरियड 2 में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है? ऑर्डर प्लॉट करना है। तो करोगे कैसे आप? बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, ठीक। लिथियम की क्या है, सेकेंड पीरियड क्या है, तो 1s2 छोड़ दो, डायरेक्ट लिखो 2s1। बेरिलियम क्या है, बेरिलियम का भी 1s2 छोड़ दो, डायरेक्टली लिखो 2s2। बोरॉन 2s2 2p1, कार्बन 2s2 2p2, नाइट्रोजन 2s2 2p3, ऑक्सीजन 2s2 2p4, फ्लोरीन 2s2 2p5, नियॉन क्या हुआ 2s2 2p6। अब चेक करो, इनमें से कौन सा, किसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग ऐसे एलिमेंट्स को मार्क करिए, जिनमें या तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो मुझे दिख गया बेटा कि इसमें फुल फिल्ड है, लिख देता हूं मैं एक बार, इसमें फुल फिल्ड है, ठीक है, इसमें हाफ फिल्ड है, इसमें क्या है, इसमें भी सेकंड शेल है, सॉरी एस जो शेल है वो फुलफिल्ड है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस में लगेगी, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होगी नियॉन से इलेक्ट्रॉन निकालने में। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी किससे होगी? अगर मैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं, मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी किससे होगी? सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होगी नियॉन से इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो नियॉन की क्या है, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर किससे होगी? देखो इंक्रीज कर रही है आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग अ पीरियड, तो फिर किससे डिफिकल्टी होगी? फ्लोरीन से होगी, ठीक है। अब फ्लोरीन के बाद इस एलिमेंट को चेक करो, तो नाइट्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएगा, क्यों? नाइट्रोजन की हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो फिर क्या आ गया, नाइट्रोजन, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा आपका कार्बन। अब चेक करो, बेरिलियम क्या 2s फील्ड है, तो वो बोरॉन को रिप्लेस कर देगा। फिर आएगा बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर लिथियम। आ रही है बात समझ में? सो दिस इज हाउ यू वुड राइट योर जनरल ट्रेंड ऑफ फर्स्ट। आ गया है इसमें कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालनी है सेकंड का। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब है कि इन सारे ग्रुप्स में से एक एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, और तब आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालना है। तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा तो देखो क्या बनता है, 2s2 2p5, 2s2 2p4, 2s2 2p3, 2s2 2p2, 2s2 2p1, 2s2 2s1, और फिर कौन सा है, 1s2, ठीक है। अब सबसे पहले ये चेक करो कि कौन सा फुल फिल्ड है, कौन सा हाफ फिल्ड है। अब फुल फील्ड और हाफ फील्ड देखूं तो ये क्या है, ये हाफ फील्ड है, अंडरलाइन हो गया, ये फुल फील्ड है और ये फुल फील्ड है। अब ध्यान से देखना, इस बार जो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन है ये किसको रिजेंबल कर रही है, ये रिजेंबल कर रही है आपके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। कौन सी नोबल गैस को रिजेंबल कर रही है, तो बेटा ध्यान से याद करो, ये नोबल गैस थी हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन को रिजेंबल कर रही है। अब ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन को रिजेंबल कर रही है, हीलियम की। तो अब किसको सबसे पहले लिखा जाएगा, लिथियम को सबसे पहले लिखा जाएगा। फिर आपका वही नॉर्मल ट्रेंड, फिर आ गया आपका नियॉन, नियॉन के बाद क्या आ गया, फ्लोरीन। ध्यान दो, ऑक्सीजन की हाफ फील्ड है तो ऑक्सीजन किसको रिप्लेस कर देगा, फ्लोरीन को। सो ऑक्सीजन,
देन फ्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर आ गया नाइट्रोजन। अब देखो ये कैसा है, ये फुलफिल्ड है तो किसको रिप्लेस कर देगा, कार्बन को। तो क्या आया, बोरॉन, फिर कार्बन, फिर क्या आया, बेरिलियम बेटा, फिर क्या आया, बेरिलियम। तो ये था पीरियड 2 का जनरल ट्रेंड। आगे देखेंगे कुछ और एनोमलीज और कुछ पीरियड के सवाल। पहला ट्रेंड कौन सा बचा है, डाउन द ग्रुप। तो बेटा डाउन द ग्रुप आपको पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। तो अगर डिक्रीज करेगी तो क्या सिस्टम रहेगा अपना, देखो सिंपल है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, तो कुछ ऐसा सिस्टम रहेगा। आई बात समझ में। अगर आप पी ब्लॉक की बात करो, अगर आप पी ब्लॉक की बात करो तो पी ब्लॉक में एक ही बदमाश बच्चा है, वो है ग्रुप 13। पी ब्लॉक में एक ही बदमाश बच्चा है, वो है ग्रुप 13, जो थोड़े पंगे लेता है। वरना ग्रुप 14 टू ग्रुप 18 नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करता है, दैट इज इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। पर ग्रुप 13 का क्या सीन है, ये थोड़ा सा पंगेबाज है, हर जगह पंगे करता है ग्रुप 13। देखो ग्रुप 13 में क्या सीन है, ग्रुप 13 में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती किसकी है, एल्यूमिनियम की होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम की होती है। देन फिर टेलुरियम की होती है, याद रखो पहले एल्यूमिनियम की होगी फिर टेलुरियम की होगी, ऐसे याद रखो 5D 3D 4D। कैसे याद रखोगे, 5D 3D 4D, एल्यूमिनियम, फिर क्या है टेलुरियम, ये क्या है 5D, ठीक है, 5D 3D 4D, 3D क्या है गैलियम, ठीक है, 5D 3D 4D कौन सा हो गया आपका, इंडियम, ठीक है, ठीक है, बचा कौन, बोरॉन। सॉरी ये कुछ ऐसा है, बोरॉन का सबसे ज्यादा, क्योंकि डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, पहला एलिमेंट बोरॉन है, और एल्यूमिनियम की सबसे कम। ये कुछ ऐसी सीरीज है, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की, दैट इज डी ब्लॉक। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होती है वो कैसी होती है बेटा, 5D फिर 3D फिर 4D, 5D 3D 4D, यही किसका ट्रेंड रहता है, ये रहता है बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड, किसमें, डी ब्लॉक में। लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जैसे ग्रुप नंबर 10 एंड ग्रुप नंबर 12, ग्रुप नंबर 10 एंड ग्रुप नंबर 12, जिनमें ट्रेंड कैसा रहता है, जिनमें ट्रेंड ऐसा रहता है 5D 4D 3D, ठीक है। दो ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें ट्रेंड ऐसा रहता है, जैसे 5D हो गया, 3D होगी, 5D 4D 3D, ये इसलिए ऐसा ट्रेंड दिखा रहा है, डी ब्लॉक इसलिए ऐसा ट्रेंड दिखाता है बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्चुअली में जो 3D सीरीज है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, पर 5D की इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वहां पर जो इंक्रीज इन साइज है वो नेग्लिजिबल है, बिकॉज लैंथेनॉइड्स आ जाते हैं सीरीज के बीच में। आ रही है बात समझ में, बीच में लैंथेनॉइड्स आ जाते हैं जिसकी वजह से इंक्रीज नेग्लिजिबल रहता है। तो ये है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी का छोटा सा लेक्चर, आपको पसंद आया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ।